क्या क्या पढ़ा है? तो कंसंट्रेशन टाइप हो गया सारे। कौन कौन से टाइप पढ़ाए देखिए आपके लिए। कंसंट्रेशन में एक तो आपको पढ़ा है सबसे पहले नॉर्मलिटी, दूसरा पढ़ा है मोलरिटी, तीसरा मोलरिटी, मोड ऑफ फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और फाइनली पढ़ाया था आपके लिए पीपी। सॉल्यूशन में एक नई टर्म है जो पढ़ाएंगे आपके लिए। अभी ये जो मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया है, हम लोग 11th में डिस्कस किए थे सारा। अभी सॉल्यूशन के बारे में जो आपको डिस्कस करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ाएंगे और आपको बताएंगे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें हम लोग अणुसंख्य गुण कहते हैं। अणुसंख्य गुण हम लोग इसे कहते हैं। तो आज यही आपको डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जो अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। देखिए बहुत सारे तरह की प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी किए हैं, बहुत सारे तरह की प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी किए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने स्टडी किया है, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने स्टडी किया है। अब कहेंगे भौतिक और रासायनिक गुण तो हम लोगों ने पढ़े थे सबस्टेंस के, लेकिन ये नया गुण कहां से आ गया। तो सॉल्यूशन जो होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उन सब प्रॉपर्टी के लिए हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही शो करता है। अब क्वेश्चन ये है हमारा सबसे पहले आपसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो देखिए आपको बताना है, जैसे हमारे पास ये 3 सॉल्यूशन है, इसमें एक Na पॉजिटिव है और एक Cl नेगेटिव है। इस वाले सॉल्यूशन में एक Na पॉजिटिव है, एक Na पॉजिटिव ये है और Cl नेगेटिव ये है, Cl नेगेटिव ये है। इस वाले सॉल्यूशन में 3 Na पॉजिटिव है और 3 Cl नेगेटिव है। तो मैंने आपको पूछा जो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उन सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा आयन किसके अंदर उपस्थित है। तो पहले वाले में तो केवल एक Na और एक Cl प्रेजेंट है, दूसरे वाले में 2 Na और 2 Cl प्रेजेंट है, तीसरे वाले में 3 Na और 3 Cl प्रेजेंट है। तो आपको बताना सर जो तीसरा वाला सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है उसमें सबसे ज्यादा आयनों की संख्या है। देखिए किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयनों की संख्या पर डिपेंड करती है, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयनों की संख्या पर डिपेंड करती है या उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है। अणुओं से मेरा मतलब है मॉलिक्यूल्स के नंबर पर, मॉलिक्यूल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। तो किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर्स ऑफ आयन पर डिपेंड करती है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, या सबसे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी नंबर्स ऑफ आयन और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है उन सब प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत सारे बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आपको बताना है ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट, ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर्स ऑफ आयन या नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर आयनों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएंगी, और आयनों की संख्या कम हो जाती है या अणुओं की संख्या कम हो जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो हमारे सिलेबस में 4 प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, उन चारों को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं बारी बारी से, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होगा। तो आज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, तो सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा पहली प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव में, और इसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं भाई वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग। अवनमन जो टर्म है यहाँ पर उसका मतलब कमी से है, इससे कमी से अवनमन का मतलब
तो वास्तव में कमी करते हम लोग एक्सप्लेन करेंगे या आपको डिस्कस करने वाले हैं भाई। वास्तव में अवनमन क्या होता है, देखिए बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाएंगे इससे हम लोग। तो आज आपको यही पढ़ाने वाले हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, उसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस किया करेंगे। तो सबसे पहले आपको कंसीडर करते हैं हम लोग, ये हमारे पास एक पॉट है, इस पॉट के अंदर एक सॉल्वेंट मैंने भरा है और सबसे सिंपल H2 है तो H2 भर देते हैं हम लोग। और H2 भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे बंद कर देते हैं ऊपर से। जैसे इस H2 को भरने के बाद आप लोग इसे बंद करेंगे तो क्या होगा, बंद करने के बाद आप इसे हीट भी करेंगे। देखिए जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा भाई, हीट करने पर क्या होगा, हीट करने पर ये जो पॉट है ना हमारा, ये जो पात्र हमारे पास है, इस पॉट की सरफेस गर्म होगी। जब किसी पात्र को हम लोग गर्म करते हैं तो पात्र का सबसे पहले क्या गर्म होता है, सरफेस ही गर्म होता है। और जब ये सरफेस गर्म होगा तो सरफेस गर्म होने के बाद क्या होगा भाई, सरफेस गर्म होने के बाद इस सरफेस के कांटेक्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। इस सरफेस के कांटेक्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ये प्रैक्टिकल नॉर्मली हम लोग घर पर भी देखते हैं। जब भी कभी आप पानी को गर्म कर रहे होते हैं तो पानी को जैसे थोड़ा सा गर्म करते हैं तो उसमें नीचे क्या होता है, बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ भागते हैं। तो देखा होगा आपने, क्या होता है मालूम है, होता यह है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशंस के अंदर जो मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं वो मॉलिक्यूल एनर्जी बढ़ने की वजह से, एनर्जी बढ़ने की वजह से इसके अंदर मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे पहला प्रोसेस भाई यही होने वाला है कि एक पॉट आप लेंगे, उस पॉट के अंदर एक सॉल्वेंट आप लेंगे और जो सॉल्वेंट आप लोग लेंगे उस सॉल्वेंट को आप लोग हीट करेंगे। सर ने पूछा सॉल्वेंट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो सॉल्वेंट को हीट करने के बाद क्या होने वाला है, तो आप बताएंगे सॉल्वेंट को हीट करने के बाद सबसे कांटेक्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सर ने पूछा भाई एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे भाई मूवमेंट करना शुरू कर देगा, ये इधर उधर जाना शुरू कर देगा सॉल्यूशन में। सर ने पूछा और ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, आपने बताया सर अगर आप इसे और ज्यादा गर्म करेंगे तो और ज्यादा गर्म करने पर क्या होगा, इसकी जो एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सर ने पूछा उसका इंपैक्ट क्या आएगा और ज्यादा बढ़ने का, तो आपको सर को बताना है सर बहुत ज्यादा एनर्जी जब बढ़ जाएगी ना तो बहुत तेजी से मूवमेंट्स करेगा, और जब बहुत तेजी से मूवमेंट्स करेगा तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिन फोर्स के साथ, जिन बलों के साथ इस सरफेस से जुड़ा हुआ था वो फोर्स क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही फोर्स समाप्त होंगे तो मॉलिक्यूल क्या करेगा मालूम है, इस सरफेस को छोड़ने का प्रयास करेगा। हाई एनर्जी पर जब भी कोई मॉलिक्यूल सरफेस के साथ फोर्स की रिलेशनशिप को समाप्त कर देता है, हाई एनर्जी पर जब भी कोई मॉलिक्यूल सरफेस के साथ फोर्स की रिलेशनशिप को समाप्त कर देता है तो उसकी इस टेंडेंसी के लिए हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। और हिंदी में शब्द है निर्गामी प्रवृत्ति, निर्गामी। तो किसी भी सॉल्वेंट में निर्गामी प्रवृत्ति कब आती है, किसी भी सॉल्वेंट में निर्गामी प्रवृत्ति तब आती है जब उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो सरफेस को छोड़ना शुरू कर देता है। और हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल जब सरफेस को छोड़ते हैं, हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल जब सरफेस को छोड़ते हैं तो उसकी टेंडेंसी क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल टेंडेंसी बोलते हैं भाई। देखिए जैसे ही न्यूट्रल टेंडेंसी आएगी तो क्या होगा, न्यूट्रल टेंडेंसी के बाद हमारा ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, हमारा ये जो मॉलिक्यूल्स है वो किसमें चेंज हो जाएगा भाई, वेपर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प। और जब भी कभी वेपर बनता है ना तो वेपर के बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पन या वेपराइजेशन। वेपराइजेशन या वाष्पन हम लोग उसे बोलते हैं। तो कैसा प्रोसेस हो गया, वेपराइजेशन का प्रोसेस हो गया। देखिए वेपराइजेशन होता है, वाष्पन होता है। तो वाष्पन होते समय क्या होता है, ये हमारा जो पॉट है ना बंद है ऊपर से, देखो आप ध्यान से। और जब ये पॉट बंद है तो क्या करेगा, जब वेपर बढ़ेगी तो प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ। और ये प्रेशर कैसा है, ये परपेंडिकुलर प्रेशर है। कैसा है, और दाब की परिभाषा क्या पढ़ी आपने, आपने पढ़ा किसी भी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जाती है
किसी भी सतह पर जो लंबवत बल लगाया जाता है एकांक सतह के ऊपर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। लेकिन किससे लग रहा है? वाष्प से। इससे क्या है? वाष्प दाब है। वाष्प के मॉलिक्यूल के द्वारा सरफेस के ऊपर, वाष्प के मॉलिक्यूल के द्वारा सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जो लंबवत दाब लगाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं। कल भी मैं बिलासपुर था तो मैंने पूछा लोगों से प्रैक्टिकल में, सीबीएसई बोर्ड में, तो मैंने उससे कहा भाई वेपर प्रेशर क्या होता है? तो पहले वेपराइजेशन बताइए आप, उसके बाद वेपर प्रेशर को डिफाइन कीजिएगा। तो बच्चे कहते हैं कि जब किसी लिक्विड को गर्म करेंगे हम लोग, तो गर्म करने के बाद वो वाष्प में बदल जाएगा, और वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो साइंस की बुक में तो ये नहीं लिखा हुआ है। हमें सर को क्या बताना है? जब भी किसी द्रव को हम लोग गर्म करते हैं, किसी लिक्विड को हम लोग गर्म करते हैं, तो पहले उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ती है, और जब अणुओं की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जो अणु होते हैं वो किस में चले जाते हैं? निर्गामी प्रवृत्ति में, न्यूट्रल टेंडेंसी में चले जाते हैं। और न्यूट्रल टेंडेंसी में जाने का किस में चेंज हो जाते हैं? वाष्प में चेंज हो जाते हैं। और इस तरह से अगर अणु वाष्प में चेंज होते हैं तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? वाष्पन कहते हैं। तो वाष्पन क्या है? उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के बाद, उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के बाद, हाई एनर्जी गेन करने के बाद किसी भी लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स का न्यूट्रल टेंडेंसी में ट्रांसफर हो जाना, और न्यूट्रल टेंडेंसी के बाद किसमें चेंज हो जाना? वाष्प में चेंज होना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। और आप सबको बताएंगे ये जो वाष्प यहां पर जमा हो रही है ना, ये जो वाष्प यहां पर डिपोजिट हो रही है, ये वाष्प इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर को लगाएगी, और वाष्प सरफेस के ऊपर जिस प्रेशर को लगाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। और ये क्या है? सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब हुआ करेगा उसे सॉल्यूशन जब पढ़ाएंगे हम लोग, तो सॉल्वेंट के वाष्प दाब को ऑलवेज पी नॉट ए से शो किया करेंगे। पी नॉट, P0 ए भी पढ़ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है। पी नॉट ए पढ़ सकते हैं, पी नॉट। ये तो बात हो गई विलायक की। अभी क्या हुआ? ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट मैंने और किया, ये वाला देखो भाई, ठीक ऐसा ही किया है। इसमें मैंने सॉल्वेंट लिया एक, ये जो प्रैक्टिकल मैंने किया था ये 373 केल्विन पर किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और सॉल्वेंट देने का मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक सॉल्यूट को मिला देते हैं। बिले दो तरह के होते हैं, एक तो गर्म करने पर वाष्पित हो जाएंगे तो उन्हें कहेंगे वाष्पशील, और एक गर्म करने पर वाष्पित नहीं होंगे उन्हें कहेंगे अवाष्पशील। तो सॉल्यूट चाहे कैसा भी हो, वाष्पशील हो चाहे अवाष्पशील हो, वाष्पशील को हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल। क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। और इसे बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल किसी भी टाइप का सॉल्वेंट अगर आपके पास अवेलेबल है, वॉलेटाइल टाइप का आपके पास अवेलेबल है, नॉन वॉलेटाइल आपके पास अवेलेबल है, देखिए दोनों तरह के सॉल्यूट्स को आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद आप इसे बंद कर देंगे, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? सॉल्यूशन। तब किसकी बात आपसे हो रही है? सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं आपसे। किसकी? सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं आपसे। देखिए एक चीज आपको नोटिस करनी है, मैंने पूछा भाई 373 पर हम लोग इसे हीट करते हैं, तो आपने बताया सर वाष्प जितनी बननी चाहिए थी, जितनी सॉल्वेंट में बननी थी उतनी नहीं बन रही है। यहां पर जो वाष्पन दर थी वो ज्यादा थी, वेपराइजेशन रेट यहां पर ज्यादा था, और यहां पर जो वेपराइजेशन रेट है वो कम है। तो मैंने पूछा भाई वेपराइजेशन रेट कम क्यों आ रहा है यहां पर? तो आपने क्या बताया? आपने बताया सर जो बिले है ना, उस बिले ने क्या काम किया है, इस ब्लैक के बीच में जो इंटरस्पेस होता है, अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, उसमें आगे फिक्स हो गया है जो बिले आपने मिलाया। इससे क्या हुआ? जो नीचे से आने वाले मॉलिक्यूल्स थे ना, वो उससे टकराने लगे, और उनकी एनर्जी क्या होती गई? टकराने के बाद कम होती गई। इसलिए जो बिले पदार्थ है ना, अब वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? अवरोध उत्पन्न कर रहा है, विलायक के अणुओं को वाष्पित नहीं होने दे रहा है।
तो इसलिए यहां पर वास्तव क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो यहां पर एक बात तो मेरी समझ में आ गई है कि जो बिलेयर हमारे पास है, जो सॉल्यूशन हमारे पास है, उस सॉल्यूशन की जो प्रेशर होती है वो ऑलवेज क्या होती है, कम होती है। तो ध्यान रखेंगे आज के बाद ये बात, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों होता है सर पूछेंगे आपसे, तो आप बताएंगे सर उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, उसमें कोई विलय वगैरह उपस्थित नहीं होता है, तो अणु जो होते हैं वो सीधे सीधे वाष्पित हो सकते हैं। लेकिन सर पूछेंगे सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्यों कम हो रही है भाई, तो आप बताएंगे सर सॉल्यूट आ गया, सॉल्यूट ने क्या काम किया, जो इंटरस्पेस था, जो गैप था मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्वेंट के, उसको भर दिया उसने आके। तो नीचे से वाले जो अणु थे ना आने वाले, उनमें क्या होने लगा, वो टकराने लगे ऊपर वाले अणुओं के साथ, जिससे वेपर प्रेशर रेट क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। तो आप ध्यान रखेंगे किसी भी प्रोसेस में जो सॉल्वेंट हमारे पास है उसका वाष्पताप ज्यादा होता है, किसी भी प्रोसेस में जो सॉल्वेंट हमारे पास होता है उसका वाष्पताप ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन का वाष्पताप क्या होता है, कम होता है। अगर आप लोग सॉल्वेंट के वाष्पताप में से P0 में से सॉल्यूशन के वाष्पताप को हटा देंगे, सॉल्यूशन के वाष्पताप को हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वाष्पताप में अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज के बाद जब भी कभी इस क्वेश्चन की बात होगी तो आपको यहीं से बताना पड़ेगा, इसके लिए सर को बताना पड़ेगा आपके लिए। मैंने एक पॉट लिया है, मेटल पॉट मैंने लिया है, उसमें मैंने एक सॉल्वेंट को भरा है, और सॉल्वेंट को फिल करने के बाद मैंने उसे हीट किया है। और जैसे सॉल्वेंट को फिल करने के बाद आप उसे हीट करेंगे तो सबसे पहले उसके संपर्क में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको बताना है वो न्यूट्रल टेंडेंसी में ट्रांसफर हो जाता है, और जैसे ही कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल टेंडेंसी में ट्रांसफर होता है फिर वो डेफिनेटली किसमें कन्वर्ट होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहने वाले हैं, वेपराइजेशन कहने वाले हैं, वाष्पन कहने वाले हैं। और आपको बताना है जो वाष्प होती है ये सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है, और वेपर के द्वारा किसी भी पॉट की सरफेस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और जब भी कभी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात होती है तो उसे P0 से शो करते हैं। इसी प्रोसेस के लिए अगर हम लोग सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में स्टडी करते हैं, सॉल्यूशन में एक तो सॉल्यूट मैंने दिया है, एक सॉल्वेंट हमारे पास है, इसलिए मैं इसे सॉल्यूशन बोल रहा हूं। और सॉल्यूट जो हमारे पास आएगा तो क्या करेगा, इसके बीच में जो गैप है मॉलिक्यूल्स के, सॉल्वेंट को उन्हें फिल कर देगा, जिससे वेपराइजेशन रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वेपराइजेशन रेट जब कम हो जाएगी तो आपको बताना है वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मेरे को दो बात समझ में आ गई है। पहली बात तो ये समझ में आ गई है कि जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को अगर माइनस कर दिया जाएगा तो जो वैल्यू आपको मिलेगी उसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला जाएगा, वास्तव में अवनमन बोला जाएगा। और जब भी इसे शो किया जाएगा तो इसे डेल्टा P से हम लोग शो करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा P इक्वल टू P0A माइनस PS। P0A क्या है बताओ, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PS क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। बात कंफर्म होगी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर क्या हो गया, P0A माइनस PS। ये टर्म आपसे बहुत कम पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखिए रिलेटिव वैल्यू जब हम लोग फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं,
ये जो डिफरेंस आपके पास आया है ना, P0A माइनस PS अपॉन